हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री के सारे प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे सवाल पर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल बोला गया इसमें कि पहला सवाल बोला है कि जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो क्या बनता है। अर्थात ये मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को हवा में जलाया गया है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बना रही है, तो यहाँ बनाती है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 नंबर सवाल में बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया हुआ पदार्थ क्या कहलाएगी, यही पूछा गया है। तो जवाब दीजिए इसका कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया हुआ। तो यहाँ पर आपको बता दें सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर से पहले वाले को कहा जाता है अभिकारक और तीर से बाद वाले को कहा जाता है उत्पाद या प्रतिफल। तो बताइए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो तीर से पहले वाला ही ना लेगा, यही दोनों भाग ले रही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। चाहिए सवाल नंबर 3 का जवाब दीजिए। 3 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। इसमें बोला गया है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो लोहे पर जो जंग लगती है वो कैसा अभिक्रिया है, तो आपको यहाँ पर बता दें, लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। क्योंकि ये जो है ये शुद्ध लोहा है, ये लोहा है और लोहा पर ये जंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लोहा पर जंग लगना अर्थात कह सकते हैं कि आयरन Fe पर क्या लग गया? जंग O2 का, ऑक्सीजन का लग गया है ना, ऑक्सीजन का जंग लग गया। तो जंग लगना तो यही कहलाता है कि ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति में लोहा पर जंग लगती है, वही तो जंग कहलाती है। लोहा में जंग लगना, इसे संक्षारण के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी का जुट जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यह सुंदर दिखे नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो सुंदर दिखने के लिए कुछ किया जा सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन तो यही गलत हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का पालन हो, हाँ यही हो सकता है। समीकरण छोटा बने, बिल्कुल नहीं। उत्पाद बने, नहीं। रासायनिक समीकरण में तो उत्पाद बना हुआ ही है, तो उत्पाद बनेगा क्या? रासायनिक समीकरण छोटा बने, नहीं, समीकरण कभी छोटा बनेगा ही नहीं। जो समीकरण है वही समीकरण रहेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। क्योंकि तीर के पहले वाला अभिकारक और तीर में के बाद वाले उत्पाद में द्रव्यमान दोनों का क्या रहे? संरक्षित रहे। इसका द्रव्यमान यदि 50 तो इसका भी द्रव्यमान 50 ही रहे। ठीक है, इस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षित रहे, इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का पालन हो। इसी कारण से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आइए सवाल नंबर 5 में आप बताइएगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊपर दिए गए समीकरण है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है आप देख के यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर आयरन अलग है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट अलग है, फिर हो गया आयरन सल्फेट हो गया। सल्फेट कहाँ चला गया? सल्फेट उठकर चला गया आयरन के पास, ठीक है, और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। तो कह सकते हैं आयरन जो है कॉपर को विक्षेपित कर दिया। क्या कर दिया? विक्षेपित कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया, अलग हो गया। ठीक है, कॉपर को अलग कर दिया, कौन? आयरन जो है कॉपर को अलग कर दिया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। बी नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल का जवाब दीजिए। 6 नंबर सवाल, ऊपर में समीकरण को देखिए और समीकरण देख करके सीधा बताइए यहाँ पर भी किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप सीधा समीकरण में देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है और जो कि 2 भागों में टूट गई है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गई है, तो ये तो टूटना तो अपघटन कहलाएगी, यानी कि विघटन हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? संयोजन तो होगा नहीं। जब दोनों से एक बनता तो संयोजन कहलाता है, लेकिन ये तो टूट गया, अर्थात अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? अपघटन अभिक्रिया। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें बताइए कि जो अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं। अच्छा बताइए, ऊष्मा जो उत्पन्न करेगा तो ऊष्मा तो वो बाहर ही ना निकालेगा,
जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा वो ऊष्मा बाहर निकालेगा, अर्थात ऊष्मा क्षेपी क्या कहलाएगी, ऊष्मा का क्षेपण करेगा, बाहर निकालेगा। और जिसको अभिक्रिया करने में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है अर्थात वो ऊष्मा का शोषण करता है। जिसको अभिक्रिया करने में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है वो ऊष्मा का शोषण करते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी कहलाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया भी बताए हैं कि किसी तत्व द्वारा किसी यौगिकों से तत्वों को विस्थापित कर देना विस्थापन कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया मतलब टूट जाना, टूटना, किसी यौगिकों को दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूटना अपघटन कहलाती है। लेकिन यहाँ तो ऊष्मा उत्पन्न कर रही है तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 8 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। इसमें बताइएगा कि यहाँ पर बोला है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, NO2 नाइट्रेट, क्या नाइट्रस, क्या NO2 गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 9 में बताइएगा कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या निकलती है, यानी कि जिंक अर्थात जेडीएन को किस में डालते हैं, H2SO4 में, किस में डालते हैं, H2SO4 में। तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये तो अभिक्रिया करते हैं लेकिन अब पता चलता है कि जिंक सल्फेट बना लेती है, क्या बना लेती है इधर, जिंक सल्फेट, JDnSO4 बनाते हैं। लेकिन गैस कौन सा निकलती है, इसमें कह सकते हैं गैस के रूप में कौन सा, H2 गैस ही निकालेंगे। कौन सा गैस निकालेंगे, H2 गैस ही ऊपर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बताइएगा सवाल नंबर 10 में बताइएगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, तो आप ही बताइए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, इसको किस में मिलाया जा रहा है, वाटर में, जल में, H2O में, तो मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, आप ही बताइए। कैल्शियम बनाएगा, पहले कैल्शियम रहेगा, फिर OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन 2, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन 2, यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से। ठीक है, इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। ठीक है, जिसको कह सकते हैं हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अनबूझा चूना, क्या कह सकते हैं, अनबूझा चूना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे आइए, आगे सवाल का डिस्कस करते हैं, जानते हैं। सवाल नंबर 11 में बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने बताया। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने बताया, तो आप यहाँ पर बताइए। द्रव्यमान का संरक्षण लैवोसियर ने बताया। कौन बताया, लैवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दिया था। तो आइए सवाल नंबर 12, ये सब सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब सवाल आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा, जब आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो वहाँ भी पूछा जाएगा, और आप लोग को 10th में भी ये सब सवाल आएंगे। ठीक है, ये सब सवाल बहुत अच्छी सवाल है, लेकिन 10th के क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया ये सब सारे सवाल। ठीक है, जो कि पूछा हुआ सवाल है, और कुछ सवाल नहीं पूछा हुआ है जो आने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभिक्रिया को पहचानिए, ऊपर कौन सा अभिक्रिया दिया गया है, यह अभिक्रिया है कौन सा अभिक्रिया, जरा बताइए। तो जिंक जो है किसके पास चला गया, जिंक सल्फेट हो गया, सल्फेट के पास चला गया और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, तो कौन सा हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे सवाल नंबर 13 में बताइएगा कि यहाँ पर भी एक समीकरण दिया गया ऊपर, इस समीकरण को देखिए और पहचानिए कि कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना ले रही है। ठीक है, तो आपको बताए थे कि जब कोई दो प्रकार के तत्व या दो प्रकार के यौगिक मिलकर के एक प्रकार के तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया, अर्थात जुड़ने वाले अर्थात संयोज करने वाले अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 में आगे देखेंगे, जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को यदि गर्म करते हैं, गर्म करना अर्थात हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगी CaO और प्लस CO2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों जब मिलती है तो क्या बना रही है। जरा देखिए समीकरण को देखिए और पहचानिए किस प्रकार की समीकरण है। तो बताइए OH चला गया Cl के साथ, देखो तो देखिए तो नहीं, Na चला गया Cl के साथ, Na चला गया Cl के साथ और सोडियम क्लोराइड साधारण नमक बना लिया, और OH चला गया H के साथ, यानी कि एक दूसरे को चेंज किया, एक दूसरे को इंटरचेंज किया, विस्थापित किया, है ना। तो कह सकते हैं कि दोहरी विस्थापन किया, यानी कि ये इसके साथ ये इसके साथ, इसीलिए दोहरी विस्थापन अभिक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें भी अभिक्रिया को देखिए और पहचानिए। देखिए इस अभिक्रिया को पहचानने वाला बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, इसीलिए हम अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया को पहचानने के लिए आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, देखिए ये भी है 16 नंबर सवाल में अभिक्रिया को पहचानने के लिए बोला गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए फेरस ऑक्साइड है ना, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। ठीक है, देखिए पहले बना क्या रही है, देखिए एल्युमिनियम बना रही है, एल्युमिनियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ रही है और आयरन को अलग कर दे रही है, आयरन विक्षेपित हो जा रही है, तो कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका जवाब देते जाइए, ठीक है, तभी अच्छा रहेगा। आप लोग देखते हैं कि हमसे पहले जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है, लाल भूरे रंग की गैस कौन सी है, तो बताइएगा 17 नंबर सवाल का जवाब कि लाल भूरे रंग की गैस कौन सी है। तो आपको बता दें लाल रंग की भूरे रंग की गैस कौन सी, NO2 गैस है। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में बताइएगा कि यहाँ पर एक आधा अभिक्रिया दिया है, जो कि अभिक्रिया का अभिकारक दिया है, आपसे प्रतिफल पूछ रहा है, प्रतिफल अर्थात उत्पाद पूछ रहा है, तो उत्पाद को भरिए, उत्पाद को भरिएगा तो क्या हो जाएगी उत्पाद, इसमें उत्पाद को भरिएगा तो क्या हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एक प्रकार का अम्ल है और कॉपर एक धातु है, कॉपर एक धातु है, अम्ल कभी धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कभी नहीं करती है, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल 19 नंबर सवाल, सवाल नंबर 19 का जवाब दीजिएगा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट में छाप दीजिए, एकदम से आज कमेंट को तोड़ कर रख दीजिए, एकदम छाप के रख दीजिए पूरा एकदम से। बताइए तो कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना या टूटना होता है। आपको अभी तुरंत बताएं, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का टूटना होता है। किस में बताए थे हम, याद कीजिए, आयरन में, लोहा में, जिसमें से जंग लगती थी, याद क्या है, जंग लगती थी, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, जुड़ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल का जवाब दीजिए, अगला सवाल का जवाब दीजिए, अगला सवाल 20 नंबर, जवाब दीजिए उपचयन में क्या होता है, उपचयन में क्या होता है। सवाल नंबर 20 में जवाब दीजिए उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं होता है, अपचयन, अपचयन है, ठीक में अपचयन है। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता है ऑक्सीजन का हटना होता है, ऑक्सीजन का यहाँ जुड़ना नहीं होती है, जुड़ना होता है केवल हाइड्रोजन का, इसमें अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है और ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन जुटेगा तो ऑक्सीजन हट जाएगा, तो ऑक्सीजन का हटना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 में है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो बेकिंग सोडा को यदि गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3, CO2 और H2O, ये सभी बनते हैं, क्या बनते हैं, Na2CO3, CO2 और H2O, ये सभी बनते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होती है। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 22, इसका जवाब दीजिए कि लाल फास्फोरस को जलने पर क्या बनता है। जब लाल फास्फोरस जलती है तो क्या बनती है, तो लाल फास्फोरस जलती है तो P2O5 बनती है, क्या बनती है, P2O5 बनती है। चलिए सवाल नंबर 23 का जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। बताइए तो जब आयरन को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो नीला रंग क्या होता है, नीला रंग क्या होता है, इसमें से नीला रंग क्या होता है, जब आयरन को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट तो नीला रंग का ऑलरेडी रहता है, तो आप ही बताइए, कॉपर सल्फेट ऑलरेडी नीला रंग का रहता है
तो कॉपर सल्फेट ऑलरेडी नीला रंग का है ही, तो नीला रंग में क्या होता है, बढ़ता है नहीं, ये नीला रंग गायब हो जाता है, क्योंकि आयरन जैसा ही डालते हैं ना तो नीला से हरा कर देता है। कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है तो नीला से क्या कर देता है, ये हरा कर देता है, हरा बना देता है, समझे। ये ऑलरेडी नीला है, नीला से हरा बना देता है, ये अर्थात नीला रंग गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब इसका है। बताइए सवाल नंबर 24 का जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए और बताइए कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है कॉपर और H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी से बताइए, क्या ये इंटरचेंज कर रही है, एक दूसरे को विस्थापित कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखिए कॉपर और ऑक्साइड चला गया हाइड्रोजन के साथ और बना लिया जल। कॉपर बेचारा को अकेला छोड़ दिया। क्या किया, कॉपर बेचारा को अकेला छोड़ दिया, जिस कारण से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर का क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन। लेकिन जरा बताइए विस्थापन तो होगा, लेकिन ये ऑक्सीकरण होगा कि अवकरण होगा, क्योंकि ऑप्शन में उसी प्रकार का है ना। तो यहाँ पर बताइए हाइड्रोजन का जुटना तो आप सभी को पता है क्या है, अवकरण होता है। क्या होता है, अवकरण को ही क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण तो बिल्कुल ये नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो अपचयन होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में चलते हैं कि आयरन अर्थात लोहा को सल्फर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लौह सल्फाइड बनाते हैं, आयरन सल्फाइड बनाते हैं, FeS बनाते हैं। ठीक है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो तुरंत बता दीजिए, संयोजन अभिक्रिया होगा क्योंकि ये जुट रही है। चलिए सवाल नंबर बताइए, सवाल नंबर 26। इसमें बताइए रासायनिक अभिक्रिया का संकेत कौन सा है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ये कैसे हमें पता चलेगा? रंग में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन नहीं। आकार में परिवर्तन होने से रासायनिक अभिक्रिया का पता नहीं चलता है। द्रव्यमान में बढ़ना, रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रकार के द्रव्यमान नहीं बढ़ती है। आप ही बताइए, जब 1 kg चीनी लीजिएगा और 1 लीटर जल लीजिएगा, क्या 5 लीटर का विलयन प्राप्त होगा? नहीं, 2 ही लीटर का विलयन प्राप्त हो सकती है ना। 1 1 2 5 हो ही नहीं सकती है, द्रव्यमान थोड़ी ना बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करती है। अर्थात रंग में बदलना, आकार परिवर्तन नहीं होगा, ताप बढ़ना ये भी नहीं होगा, रंग में परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 27 का जवाब दीजिए। 27 का जवाब दीजिए कि जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में होती है अर्थात तो उसे प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तभी तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो क्या हो जाएगी, उष्मा शोषी, क्योंकि उष्मा को उसने शोषण किया। उष्मा छिपी होगी, जब उष्मा वो बाहर निकालती है, उसको उष्मा की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि उष्मा वो खुद बाहर निकालती है, उष्मा छिपी कहलाएगी। जैसे चूना पत्थर को यदि पानी में डालते हैं, गर्म पानी में डालते हैं तो वो बुलबुला जैसा देने लगती है, अर्थात उसमें उष्मा बाहर निकलने लगती है। तो चूना पत्थर का जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया उष्मा छिपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ अभिक्रिया को गर्म करना पड़ता है, अभिक्रिया कराने के लिए हमें गर्म करनी पड़ती है अर्थात उष्मा देनी पड़ती है, तो उष्मा शोषी कहलाएगी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 28 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या जानेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह सिल्वर तो सफ़ेद होते हैं। सिल्वर यानी कि चांदी क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद से भूरा होने लग जाते हैं, यानी कि सिल्वर खराब होने लगते हैं। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो सफ़ेद से क्या होने लगते हैं? भूरा रंग के होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से निकलने वाला कौन सा रे? यूवी किरण जो ऊष्मा उत्पन्न करती है और ऊष्मा के कारण, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के कारण इसका रंग भूरावन होने लग जाता है, अर्थात ये अभिक्रिया करने लगती है, रंग भी बदलने लगती है। ठीक है, चलिए सवाल का जवाब इसका पता चल गया होगा। चलिए आइए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में बोला गया है 29 नंबर सवाल, इसमें बोला गया है कि सिल्वर क्लोराइड इसमें बोला गया है कि सिल्वर क्लोराइड को 2 भागों में तोड़ दिया गया, सिल्वर और क्लोरीन। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से बता दीजिए। संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल बताइएगा यहाँ पर। सवाल नंबर 23 में बोला गया है
कि विद्युत प्रवाहित करने पर जल का अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए, विद्युत प्रवाहित जब करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल का अपघटन होगा, ठीक है। तो कौन सा अभिक्रिया होगा, तो जल दो प्रकार से, जैसे कि जल यहाँ पर है, जल H2O है, तो ये टूट जाएगा क्या, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, और किसमें, हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन में, ये दोनों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो बताइए, इसमें प्लस और इसमें माइनस, दो में टूट जाएगी तो विद्युत अपघटन हुआ। अब विद्युत अपघटन होने के बाद फिर कौन सा अभिक्रिया ये हुआ, बताइए तो ये तो ऊष्मा छिपी नहीं होगी, द्वि विस्थापन नहीं होगी, संयोजन नहीं होगी, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया ही होगी, ठीक है। अगला 31 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। जंग लगने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का भी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन का भी ज़रूरत पड़ती है, और जलवाष्प का भी ज़रूरत पड़ती है। जलवाष्प जो हमारे वायुमंडल में रहते हैं, जल के छोटे छोटे कणों में, वही तो जलवाष्प हैं, दोनों की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात ऑक्सीजन और जल की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 32 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया कौन सा है, जल्दी से पहचानिए कौन सा अपघटन अर्थात टूटने वाली अभिक्रिया है। तो पहला नंबर सवाल में ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट गई, अर्थात यही अपघटन हो जाएगी। दूसरा नंबर सवाल में बोला गया कि ये संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो जुड़कर एक बना है, दो अभिकारिक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण किया है। और तीसरा नंबर में बोला गया है कि एक जो है विस्थापित किया दूसरे को, देखिए तो दूसरे को विस्थापित किया, यहाँ पर कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो पता चल गया, पहला अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगी, दूसरा संयोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का है। बताइए सवाल नंबर 33 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए और बताइए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा का शोषण होता है या ऊष्मा निकलती है या रंग बदलती है, क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होती है, शोषण होता है। ऊष्मा क्या होता है, शोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। देखिए बी नंबर ऑप्शन में, ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है, रासायनिक अभिक्रिया का क्या अर्थ है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ताप परिवर्तन, प्रकाश परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ है भौतिक परिवर्तन भी नहीं, ताप परिवर्तन भी नहीं, प्रकाश परिवर्तन भी नहीं, बल्कि रासायनिक परिवर्तन होना बिल्कुल जरूरी है, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 35, इसका जवाब दीजिए कि लाल भूरे रंग की गैस N2O बनाती है। N2O क्या बनाती है, N2O बनाती है, लाल भूरे रंग की गैस N2O बनाती है, किसको, यानी कि लेड नाइट्रेट। अभी तुरंत बताए थे कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लाल या भूरे रंग की गैस N2O का निर्माण करती है। पीछे भी आया था एक सवाल, उसको भी देखे थे। तो ए नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए कि सवाल नंबर 36 का जवाब दीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते हैं ना, H2O2 यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है का अपघटन एक क्या है, इसको अपघटन करेंगे तो ये कैसा अपघटन है, ये अपघटन है ऊष्मा छिपी, क्योंकि ऊष्मा इससे बाहर निकलेगी, इससे ऊष्मा बाहर निकलेगी, टूटेगी तो ऊष्मा बाहर कुछ किलो जूल में निकलेगी, ठीक है, इसीलिए ऊष्मा छिपी अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए बताइए तो आगे सवाल नंबर 37 में बताइएगा कि पोटेशियम क्लोरेट को तोड़ते हैं तो दो भागों में टूट जाती है, तो कौन सा अभिक्रिया है, तो आप बता सकते हैं अपघटन ही होगी, क्योंकि दो भागों में टूट गई। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 38 में क्या बोला गया है, 38 में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बिल्कुल ये क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज कर जाते हैं, सोडियम चले जाते हैं क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन चले जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, H2O बना लेते हैं, अर्थात द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान से सवाल आ रहा है, यही सब सवाल रहेंगे आपके भी एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान से देखिए और वहाँ पर पूरा हल कीजिए, पूरा अच्छा सा अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 39 सवाल में बोला गया कि धातु अम्ल
धातु अम्ल जब मिलता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल का निर्माण करती है, जल का निर्माण करती है। तो वही क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगी, जल हो जाएगी। और लवण कौन सा है, नमक, नमक क्या है, लवण है, क्या है नमक, लवण है, लवण प्लस जल का निर्माण करती है। तो क्या हो जाएगी 39 का क्या हो जाएगी, धातु प्लस अम्ल, धातु प्लस अम्ल क्या निर्माण करते हैं, धातु प्लस अम्ल निर्माण करती है, क्या निर्माण करती है, हाइड्रोजन H2 यानी कि H2 भी निर्माण करती है, कभी कभी ये H2 भी निर्माण करती है, कभी कभी ये H2 भी निर्माण करती है, ठीक है, और H2O भी निर्माण करती है, दोनों निर्माण करती है, ठीक है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में बोला गया है, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिनके क्या होते हैं, जिनके क्या होते हैं, जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ तभी बनेंगे जब उनके गुण भिन्न भिन्न होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन जो क्या है, गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये अलग प्रकार के दोनों गैस है, दोनों का गुण अलग अलग है, तो इसीलिए क्या कह सकते हैं, इसमें जल का निर्माण किया, जल का निर्माण किया है। गुण भिन्न भिन्न होते हैं तभी ये अभिक्रिया में कुछ नए पदार्थ बनाते हैं, वरना वही बना देते हैं। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन के साथ H2 गैस बनाएगी, ये तो वही बना दिया, अलग बनाया कहाँ, वही बना दिया, ठीक है। आगे देखिए 41, सवाल नंबर 41 में बोला गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है, किस सिद्धांत पर लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस सिद्धांत पर लागू होता है, तो केवल भौतिक सिद्धांत पर, केवल रासायनिक सिद्धांत पर, किसी पर नहीं, तो रासायनिक सिद्धांत पर ही लागू करेंगे। किस पर, बी नंबर, केवल रासायनिक सिद्धांत पर ही लागू करते हैं। चलिए सवाल नंबर 42 में बोला गया कि जो अभिक्रिया तेज गति से होती है वह कहलाती है, अभिक्रिया तेज गति से होती है तो वह क्या कहलाती है। तो आप बताइए, तेज गति से अभिक्रिया होती है तो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है तीव्र अभिक्रिया। क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 में बोला गया है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण में जल और CO2 की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हीट अर्थात हीट की ज़रूरत पड़ा, तब जाकर के C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होती है, समझे। तो प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो ऊष्मा का शोषण करता है, समझे। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए 44 में बोला गया है कि यहाँ पर कुछ अभिक्रिया दिया गया है, ठीक है। इस अभिक्रिया को देखिए और पहचानिए कौन सा अभिक्रिया है। बोलिए, दो जोड़ करके एक बन गया है, बिल्कुल, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। एकदम से आंख बंद करके इस सवाल का जवाब दीजिए। ऐसे सवाल का जवाब आंख बंद करके दीजिए, क्योंकि ये सब आसान से सवाल है, ठीक है। देखिए आगे देखिए 45 नंबर सवाल, 45 नंबर सवाल का जवाब, 45 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। इसमें देखिए कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करते तो क्या हो जाते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दोनों एक दूसरे को विस्थापित किए हैं, सोडियम क्लोरीन के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ, दोनों विस्थापित करके यहाँ पर बनाए, तो क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। क्या हो जाएंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सही जवाब। बताइए 46, सवाल नंबर 46 का जवाब दीजिए। इसमें दीजिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पारित किया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, तो क्या बनता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से पारित किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, दोनों यदि गुजारेंगे तो क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगी, ठीक है, जो चूना पत्थर के रूप में है, ठीक है। चलिए आगे सवाल नंबर 47, सवाल नंबर 47 का जवाब दीजिए। तो 47 में बोला गया है कि लाल फास्फोरस जलने पर क्या बनता है। जब लाल फास्फोरस जलता है तो किसका निर्माण करता है,
तो लाल फास्फोरस अभी जलता है तो क्या निर्माण करता है, P2O5, P2O5 का निर्माण करता है। बिल्कुल ये सब सवाल आने वाली सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 48 का बताइए, 48 का जवाब दीजिए कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगी तो कैसी गैस यहाँ पर निकालेगी, तो आप यहाँ पर बताइए हाइड्रोजन गैस। क्या निकालेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता है एसिड जब धातु के साथ, किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करती है अम्ल, तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 में बोला गया है कि ऑक्सीजन का उल्टा क्या होता है। ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीकरण का उल्टा अपकरण होता है। क्या होता है, अपकरण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अपकरण तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका अपकरण का अपकरण को ही हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अपघटन तो होगा नहीं, अपघटन अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का रूप है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का रूप है, तो अपचयन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपचयन। चलिए सवाल का जवाब दीजिए अगला 50 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है, अर्थात एक कॉपर सल्फेट का विलयन है जो कि नीला रंग विलयन है। कैसा है, नीला विलयन है। तो नीला विलयन में क्या डाला गया, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें डाला गया है लोहे का कील, यानी कि आयरन का कील डाला गया है। तो डालते ही विलयन का रंग कैसा होता है, ये कैसा होता है विलयन का रंग, बताइए आप सभी। जल्दी से जल्दी इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या कैसा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नीला है, ये है। अब बताए थे जब लोहा जाएगा तो लोहा जाने के बाद हल्का हरा कर देता है। कैसा कर देता है, हरा, नीला रंग बिल्कुल गायब हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं और बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख पाएँ और इसमें सभी का फ़ायदा हो और अपने एग्ज़ाम 2026 के 10th एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएँ। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।